मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ ताकि जब हमारे बच्चे हों मैं उन्हें ट्रेन करूँ और वो दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग बने। इसे मैं एक रिसर्च पेपर में पब्लिश करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए? ये मैसेज बहुत से लेटर्स में एक एक करके इस हंगेरियन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने लिखा और उसे डिफरेंट डिफरेंट लड़कियों को दे दिया ताकि उनमें से कोई तो इंटरेस्टेड हो जाए उसके साथ शादी करने के लिए। इस इंसान का नाम था लैज़्लो पोलगर। ये मानते थे कि जो ग्रेट परफॉर्मर्स हैं वो बनाए जाते हैं, वो पैदा नहीं होते। उनका कहना था कि किसी भी चूजन फील्ड में डेडिकेटेड प्रैक्टिस किसी भी हेल्दी चाइल्ड को जीनियस बना सकती है। इस आइडिया को लेके वो इतने सीरियस हो गए थे कि जो भी उन्हें मिलता वो बस इस आइडिया की ही बात करते। 1960 में मैक्सिमम लोग ये सोचते थे कि जीनियस लोग बचपन से ही जीनियस होते हैं और जब ये आइडिया लैज़्लो बाकी लोगों को बताते तो वो चिढ़ जाते। एक बार तो एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उनको ये तक बोल दिया कि तुम्हें अपने को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, लेकिन लैज़्लो इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं थे। उनको समझ आ गया था कि अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उनके पास एक ही तरीका है कि इसको अपने फ्यूचर चिल्ड्रन पर टेस्ट किया जाए और इसके लिए वो अपने लिए एक वाइफ ढूंढने लगे जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हो और इसीलिए उन्होंने ये सारी चिट्ठियां लिखी। फाइनली लकीली उन्हें एक यंग यूक्रेनियन वुमेन मिल गई जिसका नाम क्लैरा था। शुरू में तो क्लैरा को भी लगा कि ये आदमी क्रेजी है, लेकिन काफी देर तक लैज़्लो से बात करने के बाद क्लैरा उनके साथ शादी करने के लिए मान गई। 1969 में क्लैरा ने अपनी पहली बेटी सुजैन को जन्म दिया। लैज़्लो ने उस वक्त बहुत सोचा कि वो कौन सा एक स्पेसिफिक एरिया चूज करें जिसमें उनकी बेटी सुजैन को एक्सीलेंस के लिए ग्रूम किया जाए। वो चाहते थे कि सुजैन उस फील्ड में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए कि कोई लैज़्लो की थ्योरी के ऊपर सवाल ही ना उठा पाए। काफी सोचने के बाद उनको एक आइडिया आया, चेस। लैज़्लो ने चेस इसलिए चूज किया क्योंकि चेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और क्लियरली पता चल जाता है कौन जीता और कौन हारा। अगर वो आर्टिस्ट या नॉवेलिस्ट चूज करते तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, किसी के लिए एक आर्ट अच्छा है तो दूसरे के लिए बुरा, और लोग आर्ग्यू कर सकते थे कि ये वर्ल्ड क्लास आर्ट नहीं है। हालांकि लैज़्लो खुद चेस में उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी उन्होंने चेस सिखाने के मेथड्स पर जितना हो सके उतना पढ़ाई की। उन्होंने सुजैन को स्कूल नहीं भेजा और घर में ही उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और सुजैन के 4th बर्थडे से पहले ही सुजैन को चेस ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। टाइम के साथ साथ सुजैन को भी ये चीज अच्छी लगने लगी। सुजैन का 5th बर्थडे आने तक सुजैन 100 ऑफ आवर्स की डेडिकेटेड प्रैक्टिस कर चुकी थी। कुछ महीनों के बाद लैज़्लो ने सुजैन को एक लोकल कंपटीशन में एंटर करवाया। उस कंपटीशन में जितनी भी सारी लड़कियां सुजैन के साथ खेल रही थी वो सुजैन की डबल एज की थी, लेकिन सुजैन ने एक के बाद एक गेम जीत गई और उसका फाइनल स्कोर 10-0 था। सबको लग रहा था कि सुजैन चेस के लिए नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा हुई है, लेकिन सच्चाई लैज़्लो जानते थे कि ये घंटों की प्रैक्टिस है। 1974 में क्लारा ने एक और बच्ची को जन्म दिया, इसका नाम सोफिया रखा गया और फिर 1976 में तीसरी बच्ची जूडिथ पैदा हुई। सोफिया और जूडिथ दोनों अपनी बड़ी बहन सुजैन को अपने फादर से ट्रेन होते देखती और वो खुद ये गेम खेलना चाहती, लेकिन लैज़्लो ने इन्हें तब तक ट्रेन नहीं किया जब तक ये 5 साल की नहीं हो गई। इन तीनों बच्चियों को चेस में ट्रेन किया गया और जब तक वो टीन एज में पहुंची वो हजारों घंटों की चेस प्रैक्टिस कर चुकी थी। 12 साल की एज में सुजैन अंडर 16 एज कैटेगरी की वर्ल्ड चैंपियन बन गई और 2 साल के अंदर अंदर वो वर्ल्ड की टॉप रेटेड फीमेल प्लेयर बनी और 1991 में वो हिस्ट्री की फर्स्ट वुमेन प्लेयर बनी जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का स्टेटस अचीव कर लिया, जो कि चेस में सबसे हाईएस्ट टाइटल है। सेम चीज दूसरी बहन सोफिया के साथ भी हुई। उसने भी गर्ल्स अंडर 14 चैंपियनशिप जीता और अपनी बहन की तरह चेस ओलंपियाड्स, बाकी प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल्स जीते। और सब लोग हैरान तो तब हो गए जब सैक ऑफ रोम टूर्नामेंट में इस 14 साल की बच्ची ने बेस्ट ग्रैंड मास्टर्स को भी हरा दिया और एक साथ सीधे 8 गेम्स जीत गई। और सबसे ज्यादा कमाल तो सबसे छोटी बहन जूडिथ ने किया। मेल या फीमेल दोनों हिस्ट्री में वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है और वो लगातार 10 साल तक वर्ल्ड की नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर रही। और जब इन पोलगर सिस्टर्स की कहानी बाहर आई कि किस तरीके से इनके पिता लैज़्लो ने इन्हें डेडिकेटेड प्रैक्टिस करवाई, और ये कोई चाइल्ड प्रोडिजी नहीं थी बल्कि मेहनत का असर था। यानी एक ही फील्ड में डेडिकेटेड टाइम देते रहो और तुम्हें सक्सेस मिल ही जाएगी। इस तरह के लर्नर्स को आई शेप्ड लर्नर्स भी कहा जाता है, यानी वो लोग जो एक स्किल में मास्टर होते हैं। इनफैक्ट जो साइकोलॉजिस्ट और नोबेल लॉरिएट डेनियल कैनमैन है वो कहते हैं कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। 1, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो रेगुलर हो और प्रिडिक्टेबल हो, और 2, इस एनवायरनमेंट में हम बार बार प्रैक्टिस कर पाए और एक फीडबैक लूप हो। और ये चीज इंडस्ट्रियल ईरा में भी ट्रू थी, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार कंपनी में लगा है तो वो पूरी जिंदगी बस 1 या 2 टास्क ही करता था, ना कि पूरी कार बनाता था, और इसीलिए वो एक चीज में एक्सपर्ट बन जाता था जिसके लिए उसको रिवॉर्ड भी मिलता था। यानी आई लर्नर्स के लिए फॉर्मूला सिंपल था, पिक वन थिंग, रिपीटेड फॉर इयर्स, बिकम फास्टर या बेटर एंड गेट रिवॉर्डेड। जैसे कि चेस मॉडल में इन बहनों के साथ हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद लोगों ने नोटिस किया कि जो नॉन स्पेशलिस्ट हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कई चीजों में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग किसी एक सब्जेक्ट को डेप्थ में जानते थे और बाकी
बाकी काफी सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके न्यू आइडियाज ला पाते थे। और इन्हें टी शेप लर्नर कहा गया, जहाँ पर जो टी की वर्टिकल लाइन है वो एक सब्जेक्ट की डेप्थ दिखाती है और हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाती है कि वो काफी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल में बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे। छोटे छोटे जीव जंतु जो आंखों से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें देखा जाए तो इनका पूरा जू था, अलग अलग स्पीशीज, जो अगर बॉडी के अंदर चली जाए तो इंसानों को मार सकती थी। 1928 में अलेक्जेंडर एक रूटीन जॉब कर रहे थे, जैसे कि छोटी छोटी पीटरी डिशेस पर बैक्टीरिया ग्रो करना एक्सेट्रा, ताकि वो ये देख सके कि बैक्टीरिया जो है वो बिहेव कैसे करते हैं। एक बार फ्लेमिंग 2-3 दिन तक ब्रेक पर चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी लैब साफ करना स्टार्ट किया और हर एक पीटरी डिश को फेंकने या साफ करने से पहले वो उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे। ऐसे करते करते एक पीटरी डिश के ऊपर उनकी नजर पड़ी, जहाँ पर बैक्टीरिया उस प्लेट पर हर जगह ग्रो कर रहा था, बस सिर्फ एक एरिया को छोड़ के। उस एरिया में एक मोल्ड जैसा ग्रो हो गया था और उस मोल्ड के अराउंड एक क्लियर रिंग बनी थी, जहाँ पर बैक्टीरिया आके मर रहा था और उसे पार ही नहीं कर पा रहा था, मानो जैसे लक्ष्मण रेखा हो। अब अगर ये चीज कोई नॉर्मल इंसान देखता तो वो बोलता यार कंटामिनेटेड प्लेट है, फेंक दो उसको। लेकिन फ्लेमिंग ने कुछ अलग किया। वो रुक गए और उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, यार मोल्ड के पास बैक्टीरिया मर क्यों रहे हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। काफी सोचने के बाद उन्हें समझ आया कि ये जो मोल्ड है शायद वो कुछ ऐसी चीज रिलीज कर रहा है जो बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोक रहा है। इसीलिए उन्होंने बाकी प्लेट्स को तो फेंक दिया, लेकिन उस पीटरी डिश को संभाल के रखा और उस मोल्ड को स्टडी करना स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो मोल्ड है वो पेनिसिलियम का है और ये मोल्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो पेनिसिलिन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि इसने जन्म दिया एंटीबायोटिक्स को। ऑल्दो आगे चलकर किसी और साइंटिस्ट ने अच्छे मेथड्स निकाले पेनिसिलिन को प्योरीफाई और एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिसने पहली बार इस काम को पब्लिश किया। और ये एक नॉर्मल स्पेशलिस्ट नहीं थे, यानी इन्हें सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता था, बल्कि साथ साथ इनके काफी सारे इंटरेस्ट थे और इन्होंने एक नॉर्मल स्पेशलिस्ट की तरह उस पीटरी डिश को फेंका नहीं, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होने की वजह से उसे स्टडी करना स्टार्ट किया। और इस तरीके से लाखों कहानियां बनी कि जो टी शेप लर्नर्स हैं, यानी एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट जिन्हें बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी पता है, वो नई नई चीजें इन्वेंट या प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसीलिए दुनिया में इस टाइप के लर्नर्स को भी रिवॉर्ड मिलने लग गया। लेकिन इस वक्त पर बहुत सी स्टडीज पब्लिश हो रही हैं जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो एम टाइप के लर्नर्स हैं वो भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टी लर्नर्स और आई लर्नर्स के कंपैरेटिवली। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये एम लर्नर्स है कौन। आई लर्नर में हमने देखा था कि ये वो लर्नर है जो स्पेशलिस्ट है। टी शेप लर्नर जो है वो एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है और उन्हें बाकी काफी सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज भी है। लेकिन फिर आता है एम शेप लर्नर्स, जो कि 3 या 4 चीजों में स्पेशलिस्ट हैं और साथ में उन्हें काफी सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज भी है। इन शॉर्ट वो 4-5 चीजों को कंबाइन करके दुनिया को नई नई चीजें ऑफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इन्फोसिस की एक प्रेस रिलीज है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि लोगों को अब टी शेप लर्नर से एम शेप लर्नर में कन्वर्ट होना चाहिए। और इस वक्त पर इंटरनेट और एआई की दुनिया में हम ये बहुत से एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिक्स वाला अलग पांडे की बात करें तो उनसे बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक एक्सपर्टीज फिजिक्स के साथ साथ वो स्टोरी टेलिंग भी अच्छी करते हैं। उसके साथ साथ वो यूट्यूब एल्गोरिदम को भी समझते थे। साथ में उन्हें बिजनेस की भी इतनी समझ थी कि जब अनअकैडमी ने उन्हें ऑफर दिया तो उन्होंने वो ऑफर चूज नहीं किया, बल्कि एक सीरियल एंटरप्रेन्योर प्रतीक महेश्वरी के साथ पार्टनरशिप कर दी और अब उनके बिजनेस का आईपीओ हो गया है। इन शॉर्ट, ही वॉज एबल टू कनेक्ट मल्टीपल एक्सपर्टीज, जो कि एक एम लर्नर की ही पहचान है। और इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे मल्टीपल इंटरेस्ट हैं तो ये राइट टाइम है उससे मैक्सिमम अवार्ड रीप करने का, क्योंकि हमारे दादा परदादा के पास ये अपॉर्चुनिटी उस टाइम नहीं थी कि अगर वो थोड़े बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं या डांसर हैं तो वो सारी स्किल उन्हें अपने पास ही रखनी थी और बस आई शेप की तरह चलते रहना था। लेकिन अब सवाल आता है कि मेरे तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, मैं उसे मैक्सिमम रिवॉर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? और इसका आंसर हमें ये देता है इकिगाई का डायग्राम, जहाँ पर व्हाट यू लव में हमारे सारे वो इंटरेस्ट हैं जो हम करना चाहते हैं। जैसी हमारे पास ये लिस्ट आती है उसके बाद हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है व्हाट यू आर गुड एट, और जिसमें हम अच्छे नहीं हैं वो 2 या 3 ऑप्शन हटा देने हैं। थर्ड, दोबारा इस लिस्ट को हमें एक और बार सॉर्ट करना है कि हमें जो भी अभी इंटरेस्ट हैं उनमें से दुनिया को क्या चाहिए, यानी डिमांड क्या है। इस लिस्ट को दोबारा से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है कि क्या इसके लिए मुझे अभी पैसे मिल सकते हैं, या पोटेंशियली अगर मैं और इस डायरेक्शन में काम करूं तो फ्यूचर में क्या मुझे उसके लिए पैसे मिल सकते हैं। अगर हाँ, और जो अब आपके पास लिस्ट आएगी वो ही टॉप के 2 या 3 चीजें हैं जो आपकी एम शेप की वर्टिकल लाइंस बनेंगी। हो सकता है बाकी इंटरेस्ट भी फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड दें, लेकिन अभी हम इस टॉप लिस्ट पर ही काम करेंगे। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो तो उसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करो।
इसके लिए आप नोशन ऐप यूज कर सकते हो या फिर नॉर्मल गूगल शीट्स या गूगल डॉक में उस चीज को जितनी डिटेल में हो सके उसे डाल सकते हो और अपने थॉट्स लिख सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर आप कोई काम कर रहे हो और इन डॉक्स को आप दोबारा से विजिट करते हो तो कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखने लगेगा। साथ साथ इन सारे स्किल्स के लिए भी आप 4 फोल्डर्स बना सकते हो। सबसे पहला है मनी स्किल्स, जो कि आपको लगता है कि आपको पैसे कमा के दे सकती है। सेकंड फोल्डर आप बना सकते हो क्यूरियोसिटी स्किल्स का, जो कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, माइट भी ये बॉडी बिल्डिंग हो, योगा हो, न्यूट्रिशन हो या ट्रैवलिंग हो। फिर आता है लेवरेज स्किल्स, यानी अगर कोई भी आप टेक सीख रहे हो, एआई सिस्टम सीख रहे हो या इवन अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रहे हो, वो उस फोल्डर में जाएंगी। और फिर आता है डोमेन स्किल्स, जिसमें आप पर्टिकुलर डोमेन के बारे में आपने क्या सीखा, फॉर एग्जाम्पल फिनेंस, बिजनेस, वो सारी चीजें इस कैटेगरी में डाल सकते हो। और हर 3 या 4 महीने के बाद इन 4 फोल्डर्स को विजिट कर सकते हो। और जब आप ये कॉन्शियसली करते हो कि एम कैटेगरी के लर्नर्स के लिए दुनिया अब रिवॉर्ड दे रही है, तो जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं आप उनको परस्यू करने से डरोगे नहीं। इस पूरी वीडियो को क्लियर करने के लिए मैं एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पोलगर सिस्टर्स की स्टोरी के साथ कि वो तीनों बहनें चेस में अच्छी बनी और इन्हें आई लर्नर्स कहा जाता है, और इंडस्ट्रियल ईरा में भी आई लर्नर्स को ही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलता था। लेकिन फिर हमने देखा कि जो टी शेप लर्नर्स हैं उन्होंने भी दुनिया में बहुत कुछ प्रोड्यूस किया, इसलिए टी शेप लर्नर्स को बहुत रिवॉर्ड मिलने लग गए। इसमें हमने एग्जाम्पल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का देखा था कि किस तरीके से उन्होंने एक पीटरी डिश को फेंका नहीं, बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से उस बोल्ट को स्टडी किया, जिसकी वजह से पेनिसिलिन का जन्म हुआ। फिर हमने देखा कि इन सब आर्टिकल्स में एम लर्नर्स की बात हो रही है, यानी अगर आपके मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, उन सबको कंबाइन करके हम मैक्सिमम रिवॉर्ड पा सकते हैं। लेकिन कॉन्शियसली अगर हम अपने सारे इंटरेस्ट को इन 4 फोल्डर्स में कैटेगराइज कर दें, मनी स्किल, क्यूरियोसिटी स्किल, लेवरेज स्किल और डोमेन स्किल्स, और हर बार इन स्किल्स को सॉर्ट कर दें फ्रॉम इकिगाई पर्सपेक्टिव, यानी हमें क्या पसंद है, हम किस चीज में अच्छे हैं, वर्ल्ड को क्या चाहिए और किस चीज के लिए मुझे पैसे मिलेंगे, उसमें जो सबसे नंबर 1 स्किल आएगी उसे आप करंटली परस्यू कर सकते हैं। यानी 10 घंटे अगर आप टोटल देते हैं तो 4 to 6 आवर्स इस पर्टिकुलर एक स्किल में जाने चाहिए। वैसे ही 2 आवर्स सेकंड स्किल में, 1 आवर थर्ड इंटरेस्ट में, सो ऑन। और हाँ, ये सारी चीजें करने के लिए एक चीज में आपको मास्टर होना जरूरी है, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को प्रायोरिटीज और 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट पर एक कोर्स बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। इसे जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत से लोगों को ये कोर्स पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।